So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 8 विषय विज्ञान के ऊपर। अपनी पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 को, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। पिछले क्लासेस में हम जो हमारे कृषि से रिलेटेड, हमारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस से रिलेटेड जितनी भी विधियां होती है, जितने भी स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने ये देखा किस तरीके से एक फसल को उगाने के लिए सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद उसमें बीज बोए जाते हैं, उसकी खरपतवार से सुरक्षा की जाती है ना। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है। आज की क्लास में हम इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। हार्वेस्टिंग वाले टॉपिक पर हम हैं, यानी कि जब फसल पक जाती है तो उसकी कटाई किस तरीके से की जाती है, उसके ऊपर हम आज की क्लास में बात करेंगे। तो अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखिएगा। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। हम आ गए थे हार्वेस्टिंग तक, है ना। थ्रेशिंग क्या होता है, थ्रेशिंग, है ना। थ्रेशिंग क्या होता है, तो थ्रेशिंग की अगर बात करें, थ्रेशिंग की अगर बात करें तो हम जब फसल को काटते हैं तो उसमें क्या रहता है, उसमें कुछ भूसा भी रहता है ना। उसमें कुछ क्या रहता है, भूसा रहता है, शाफ रहता है। तो हमको शाफ से क्या है, जो बीज है, जो खाने वाले बीज हैं, उनको अलग करना होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ separating seeds the shaft। ठीक है, शाफ्ट से जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, उनको अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम थ्रेशिंग कहते हैं। जिसमें जैसे गेहूं है, गेहूं को हम लोग अलग करते हैं उसके भूसे से। ठीक है, इस तरीके से जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस होगी उसको हम थ्रेशिंग कहेंगे। चाहे किसी भी बीज को हम क्या कर रहे हैं, अलग से कर रहे हैं। तो कंबाइन जो है, ये जो मशीन है मैंने यहाँ पर लिखी है, ये जो है ये थ्रेशिंग के प्रोसेस में काम आती है। ये किसके प्रोसेस में काम आती है, थ्रेशिंग के प्रोसेस में काम आती है। ठीक है, लिख लेंगे इसे। और यहीं पे एक और बात लिख लो, विनोइंग का हमने देखा था, आपने क्लास 6 में देखा होगा। क्लास 6 में हमने इसको पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि जैसे जो किसान होते हैं जिनकी छोटी सी खेत होते हैं, है ना, जिनके छोटे से खेत होते हैं, तो वो क्या करते हैं, छोटे छोटे खेत होते हैं, स्मॉल पोर्शन होता है लैंड का, तो वो क्या करते हैं, विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड। ठीक है, तो जिन किसानों के पास कम जमीन होती है वो क्या करते हैं, वो जो थ्रेशिंग की प्रोसेस है वो विनोइंग के थ्रू करते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया में जो है थ्रेशिंग इंपॉर्टेंट है ना, और साथ ही साथ विनोइंग जो है इंपॉर्टेंट है। क्लास 6 में हमने विनोइंग के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको साथ ही साथ एक और बात बताई थी प्रीवियस क्लास में कि ये जो हार्वेस्टिंग है, ये हार्वेस्टिंग हमारे लिए कोई एक सिंपल प्रोसेस नहीं होती है, बल्कि इससे बढ़कर ये हमारे लिए क्या होता है, एक फेस्टिवल होता है, एक त्योहार होता है। ठीक है, इंडिया में इसको एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं। अधिकतर त्योहार आपने देखे होंगे जो कि हम पूरे भारत में मनाते हैं, और ये हार्वेस्टिंग के टाइम पर ही मनाए जाते हैं। जैसे अगर बात करें पोंगल की, है ना, पोंगल मनाया जाता है साउथ में, साउथ इंडिया में। इसके अलावा बात करें बैसाखी की, है ना, नॉर्थ इंडिया में। तो ये सारे फेस्टिवल जो हैं किससे रिलेटेड हैं, किससे रिलेटेड है, हार्वेस्टिंग टाइम से। जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो उसको कटने के टाइम पर ये त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है थोड़ा एक फेस्टिवल जो मूड है वो रहता है, खुशी का माहौल रहता है जब फसल की कटाई होती है। स्टोरेज मतलब भंडारण, यानी कि कलेक्ट करके रखना। अब देखिए होता क्या है, स्टोरेज में हम क्या करते हैं, हम
जो भी फसल हमारे पास तैयार होती है, मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि जब हम ये सारा काम कर लेते हैं तो हमारे पास क्या रहता है, ग्रेन्स यानी अनाज हम कह लें उसे, या फिर हम ये कह लें कि वो हमारा भोजन है। तो कोई एक फसल जो है किसी साल के किसी एक निश्चित टाइम पर ही उगाई जाती है ना, और वो 3-4 महीने की जो मेहनत है फार्मर्स की, उसके बाद वो पक के तैयार होती है। तो जो फसल पक के तैयार हुई है, ठीक है, उसने अब पूरे साल भर चलना है, क्योंकि वो अब नेक्स्ट साल दोबारा से वो फसल बनेगी। समझ रहे हैं आप बात को? जैसे मैंने आपको बताया था, एक फसल है गेहूं, है ना। गेहूं की जो फसल है वो रबी की फसल है, और रबी की फसल आप जानते हैं जनरली अक्टूबर नवंबर के टाइम पर इसको बोया जाता है, और मार्च अप्रैल के टाइम पर इसको काटा जाता है। तो जब ये मार्च अप्रैल के टाइम पर कटेगी, तो अगली बार ये कब मिलेगी हमको? अगले साल मार्च अप्रैल में, है ना। अगले साल मार्च अप्रैल में हमको ये मिलेगी। तो हमको तब तक जो है ये जितनी क्रॉप पक के तैयार हुई है, जितना हमारा भोजन है, जितना हमारा प्रोडक्ट है, इसको चलाना है ना। जाहिर सी बात है कि इसकी पूरे साल भर जो गेहूं चलाना है, उसकी क्वांटिटी क्या होगी? हाई होगी, उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। ज्यादा क्वांटिटी में क्या हो सकता है, अगर हमने उसको रखा नहीं ढंग से तो वो खराब हो सकता है, वो वेस्ट हो सकता है ना। उस पर कीड़े लग सकते हैं, उस पर अगर पानी लग गया तो फफूंदी लग सकती है। तो इस तरीके से वो फसल जो है, हमारे पूरे साल भर का खाना जो है वो खराब हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो लास्ट स्टेप हमारा आता है, जो हमने 3-4 महीने की जो मेहनत है उसके बाद जो हमको खाना मिला है, तो अब लास्ट में हमारा जो काम होता है कि इसको सेफ रखना, इसको जो है सुरक्षित रखना, ताकि ये हम पूरे साल भर चला पाए। तो लास्ट जो प्रोसेस आता है वो आता है स्टोरेज का, यानी भंडारण का। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए ये लास्ट स्टेप है, बट ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, जो कि बाकी सारे स्टेप्स के समान जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो है। ठीक है, तो इसमें मैं 1-2 पॉइंट्स आपको लिखवा रहा हूं, उनको लिखेंगे और फिर हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। हार्वेस्टेड क्रॉप, हार्वेस्टेड ग्रेन्स, ग्रेन्स मतलब अनाज, kept for ठीक है, इट शुड बी सेफ फ्रॉम, हमें इसकी सुरक्षा करनी होती है किस किस से? सबसे पहली चीज है नमी से, मॉइस्चर से, पानी से इसको दूर रखना होता है। दूसरा कीड़े हो गए, इंसेक्ट्स, चूहे हो गए, और अदर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जैसे फफूंद हो गई, है ना, इस तरीके की। इट शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। लिखिए इसे। तो स्टोरेज करने के लिए हम क्या करते हैं? स्टोरेज करने के लिए हम ये करते हैं, हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन। जो फसल है हमारी, जो हमारा अनाज है, उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले धूप में सुखाते हैं। अभी धूप में सुखाने के पीछे कारण क्या है? देखिए कारण, देखिए इसका, दिस इज बिकॉज, देखिए जो फसल कटती है हमारी, जो अनाज हमको मिलता है हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद, जो अनाज हमें मिलता है उसमें क्या रहती है? नमी रहती है, उसमें क्या रहता है? मॉइस्चर रहता है। और हमको क्या करना है, अगर हमने वो तुरंत जो हमें अनाज मिला है, अगर हमने सीधा ही वो स्टोर कर दिया, तो उसकी नमी, जो हमको उसको नमी से दूर रखना है, वो हम नहीं रख पाएंगे, है ना। उसके अंदर ऑलरेडी नमी है, ऑलरेडी मॉइस्चर है। तो हम क्या करते हैं, उसको पहले धूप में सुखाते हैं, ताकि जो उसकी अंदर की जो नमी है वो चली जाए। दिस इज बिकॉज हार्वेस्टेड grains have more moisture.
ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट इसमें और इंक्लूड करें, सिलोज या फिर ग्रेनरी, सिलोज या फिर ग्रेनरी क्या होते हैं? सिलोज या ग्रेनरीज वो प्लेस होते हैं जहां पर हम क्या करते हैं, जहां पर हम ग्रेन को स्टोर करते हैं लार्ज स्केल में, ठीक है। तो प्रोटेक्ट देम। तो इस तरीके से हमने सारे स्टेप्स जो हैं यहाँ पर कवर अप कर लिए हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर। लास्ट स्टेप था हमारा स्टोरेज, जिसको भी हमने आज अच्छी तरीके से कवर अप कर लिया है। एक छोटा सा टॉपिक और आता है, ठीक है, उसके ऊपर अगर बात करें तो इसे हम कहते हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स। ये जो हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा, इसमें हमने फूड कहाँ से प्राप्त किया, हमको भोजन कहाँ से मिला, प्लांट से, है ना। जो फसल थी उसमें क्या थे, बहुत सारे प्लांट्स थे, तो वो था हमारा फूड फ्रॉम प्लांट्स। अब कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें एनिमल्स पर डिपेंड होना होता है ना, जिसे आप कह सकते हैं जैसे मिल्क के लिए हमें काऊ या बफेलो या फिर जो बकरी होती है ना, तो इन पर डिपेंड होना होता है। तो इस तरीके से काफी सारे फूड के लिए हमें काफी नंबर ऑफ एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होना होता है। तो यहाँ पर आपसे एक टॉपिक के ऊपर बात की जा सकती है जो कि है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री किसे कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री, हेडिंग डालिए एनिमल हस्बेंड्री। लार्ज स्केल rearing of animals at home, large scale rearing of animals at home or in farms, comma, providing proper food, comma, shelter is called animal husbandry. तो क्या मतलब हुआ एनिमल हस्बेंड्री का? एनिमल हस्बेंड्री का मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से हमको प्लांट से जो फूड है वो मिलता है, उसी तरीके से एनिमल से फूड जो है वो भी हमको देखने को मिलता है। लेकिन हम जब प्लांट्स की बात करते हैं तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में हमें काफी सारे प्रोसेस जो है उनसे होकर गुजरना होता है ना। जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गया, सोइंग हो गया, इरिगेशन हो गया, एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर, ये सारे स्टेप से होकर के तब जा करके हमको प्रॉपर एक पूरे रास्ते चलने के बाद हमको यहाँ पर फूड देखने को मिल रहा है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से एनिमल्स के केस में भी हम क्या करेंगे, अगर लार्ज स्केल पर हम एनिमल्स को रखते हैं, ठीक है, उनको पालते हैं या फिर अपने घर पर या फिर बड़े बड़े फार्म्स पर उनको प्रॉपर खाना देते हैं, उनको रहने का प्रॉपर स्थान देते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को जब ये लार्ज स्केल में किया जाए, जब ये बड़े मात्रा में किया जाए, बड़े पैमाने पर किया जाए, तो इसको हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ठीक हो गया, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर ले। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज के ऊपर। तो ये चैप्टर जो है अब फिनिश हो चुका है, अब इसमें एक्सरसाइज को हम कवर अप करेंगे। चलिए तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं इस पूरे चैप्टर का और फिर हम आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ध्यान से देखते जाएंगे और समझते जाएंगे चीजों को। सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था कि काफी सारे जो पॉइंट्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, है ना, कि
इंडिया जो है, इंडिया में कितना सारा एग्रीकल्चर पे कितना डिपेंड है ना, ये है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी इसमें। फर्स्ट जो हमने इंपॉर्टेंट चीज़ देखी थी कि क्रॉप, क्रॉप में हमने दो टाइप की क्रॉप देखी थी। अच्छा, क्रॉप की हमने डेफिनेशन क्या दी थी? क्रॉप की हमने डेफिनेशन ये दी कि सेम टाइप ऑफ प्लांट्स व्हेन ग्रोन एट लार्ज स्केल, जब एक ही तरीके के पौधे, एक ही प्रकार के पौधे हम बहुत बड़े फील्ड में उगा दें, बहुत बड़े स्केल में उगा दें, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। ठीक है, क्रॉप दो प्रकार की होती है इंडिया में, है ना। बेसिकली जनरली अगर बात करें तो हमने क्लासिफिकेशन दो प्रकार में करा है, खरीफ की फसल और रबी की फसल, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप। पैडी हो गया, धान हो गया, मेज हो गया, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन, ये खरीफ की फसल जानी जाती हैं, जबकि वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड जो है ये हमारी रबी की फसल जानी जाती है। खरीफ की फसल को बोने का जो टाइम होता है वो है रेनी सीजन, वर्षा ऋतु। ठीक है, और जनरली आप ये बात मान के चलें कि जून से सितंबर के बीच में इंडिया में वर्षा रहती है, वर्षा ऋतु रहती है, तो उस टाइम हम खरीफ की फसल को बोते हैं। इसके अलावा अगर बात करें रबी की फसल, तो सर्दियों का सीजन सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहता है, अक्टूबर से लेकर मार्च तक का। ठीक है, हम पल्सेस यानी दाल और सब्जियों को जो है साल भर के जो है गर्मियों के महीने में, जनरली गर्मियों के टाइम पर, ठीक है, जनरली उगाया जाता है। यहाँ तक की बात होने के बाद हमने देखा था कि जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है, आप कोई क्रॉप हमको उगानी है तो उसके लिए हमको क्या करना होता है? इन सारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस से होकर जाना होता है। ठीक है, जिसमें सबसे नंबर 1 पर आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, नंबर 2 पे आता है सोइंग, देन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। ठीक है, सबको हमने 1 बाय 1 डिटेल में देखा था। मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, ये देखिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हल लगा करके मिट्टी को तैयार करते हैं, है ना। इसमें हमने प्लॉग को देखा था, होल को देखा था, ये सारी चीजें हमने समझी है। मैं जस्ट आपको रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आपको जो एक्सरसाइज करनी है उसमें आसानी रहे। यह हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जिनको हम यूज करते हैं। ठीक है, आज की डेट में हम क्या यूज करते हैं? आज की डेट में हम कल्टीवेटर को यूज करते हैं, ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है। ठीक है, ये इसके अलावा अगर बात करें तो हमने ट्रेडिशनल टूल भी देखा था। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं सीड सोइंग पर। दूसरा स्टेप क्या है हमारा? दूसरा स्टेप है सोइंग का। सोइंग हम किस तरीके से करते हैं? सोइंग हम ये देखिए, ये सीड ड्रिल है एक, इस तरीके से, ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। पुराने जमाने में हम लोग बीजों को इस तरीके से बोते थे। ठीक है, और अगर बात करें बीजों को बोने से पहले बीजों का सिलेक्शन किया जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि बीजों को किस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है। सिलेक्शन ऑफ सीड्स भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस यहाँ पर रहता है। आज की डेट में हमारे पास क्या है? सीड ड्रिल है। सीड ड्रिल जो है इस तरीके का दिखने वाला एक उपकरण है। ठीक है, इसकी मदद से जो है बीजों को बोया जाता है आज की डेट में। ठीक है, तो हम दोनों चीज पढ़ रहे हैं। पहले के पुराने जमाने में ट्रेडिशनली हम लोग क्या चीज फॉलो करते थे, और आज की डेट में हम क्या चीज देखने को हमको उसमें मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो हमने नेक्स्ट स्टेप देखा था एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, खाद और उर्वरक मिलाना। हमने ये देखा था कि जब प्लांट बड़े होने लगते हैं, ठीक है, तो जब प्लांट बड़े होने लगते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है? उनको एक प्रॉपर ग्रोथ के लिए, उनकी अच्छी ग्रोथ हो पाए, इसके लिए हमको क्या करना होता है? उन्हें उसमें खाद मिलानी होती है। ठीक है, और उसमें उर्वरक मिलाना होता है। खाद और उर्वरक के बीच में अंतर देखा था हमने, फर्टिलाइजर मैन्योर के बीच में। ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर भी हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे अगर बात करें, नेक्स्ट अगर बात करें इरिगेशन के ऊपर हम गए थे। ठीक है, इरिगेशन में हमने देखा था कि पौधों की जो है सिंचाई जो है हमको किस तरीके से, पानी जो है यूजफुल रहता है पौधों के लिए, और हम किस तरीके से इरिगेशन करते हैं। चाहे पहले के जो मेथड है, जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड है, उनके ऊपर चर्चा करी थी, चाहे जो आज के मेथड है, हम चाहे स्प्रिंकलर सिस्टम यूज करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम इनको पढ़ चुके हैं। इसके बाद इरिगेशन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है वो आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, यानी कि खरपतवार से सुरक्षा, है ना। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसके लिए स्प्रे किया जाता है वीडीसाइड का। ठीक है, आज की क्लास में हमने क्या देखा? आज की क्लास में हमने सबसे पहले हार्वेस्टिंग को कंप्लीट करा। आज की क्लास में सबसे पहले हमने हार्वेस्टिंग को कंप्लीट करा। ये देखिए सिकल है, धराती, इसे आप जानते होंगे, जिससे हम जो है फसल को काटते हैं। मैंने आपको एक मशीन बताई थी कंबाइन, जो कि क्या करती है? थ्रेशिंग का काम करती है। तो ये वो मशीन है। ठीक है, ये वो मशीन है, और ये क्या करती है? फील्ड पर जो है पूरे, हमको इसमें कोई भी ज्यादा एक्स्ट्रा आदमियों की जरूरत नहीं पड़ती है। मशीन पूरे फील्ड में चलती है और फसल को काटती है। ठीक है,
नेक्स्ट अगर बात करें तो ये विनोइंग मशीन है। ये विनोइंग मशीन है जो मैंने आपको बताया था, फार्मर जिसके पास कम लैंड होगी वो इसका यूज करता है। लास्ट स्टेप में हम आए थे स्टोरिंग ऑफ फूड, और इसमें मैंने आपको सिलोज बताया था, ये सिलोज है, ठीक है, और इसके नीचे ग्रेनरी बताई थी, तो ये ग्रेनरी है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। अच्छा, अब एनिमल हस्बेंड्री में देखिए कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि जो जानवर हैं, है ना, जो एनिमल्स हैं, उन पे भी हमको क्या है, फूड के लिए डिपेंड होना होता है। उन पे भी हमको क्या होना होता है, फूड के लिए डिपेंड होना होता है। तो जैसे मिल्क की बात करें तो मिल्क हमको कहाँ से मिलता है, काऊ, बफेलो, शी गोट यानी बकरी, शी कैमल यानी ऊंट, है ना, इनसे हमको जो है मिल्क मिलता है। इस तरीके से और भी काफी सारे हमारे खाने पीने की जो चीजें हैं जो हमें अन्य जानवरों से देखने को मिलती हैं। ये हो गया हमारा चैप्टर। इस चैप्टर में हमने इतनी सारी चीजें देखी, ठीक है, और डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ा, अच्छे तरीके से समझा, समझ करके, और हमने उसे लिखा भी। अब हम आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस का आंसर जो है खुद से दे पाएंगे, क्योंकि चैप्टर आपने पूरे ध्यान से पढ़ा है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज के ऊपर आ रहे हैं। सो डियर क्लास, उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास में जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और आपने ध्यान दिया होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। अगली क्लास में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, तो आज आप घर से पूरी तरीके से तैयार होकर आइए। जो भी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं वो आप समझिए, रिविजन कीजिए उनका, क्योंकि अगली क्लास में जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आप खुद से सारे क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।